जी, तो यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रोसेस मॉडल है। किस चीज के लिए मैंने आपको बताया? UML। यूएमएल के लिए। वेरी गुड। तो अगर हम डेवलपमेंट यूएमएल के थ्रू करना चाहें तो हम किसको यूज करेंगे? हम यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यूज करेंगे। ये बात सबको क्लियर होती है और सबको समझ में आती है? चलिए, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है तो वो भी मैं साथ साथ अपलोड कर दूं। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन एक बार फिर रिव्यू कर लीजिए। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। चलिए, फेसबुक पे तो मैंने डाल दिया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चले, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कह रहे हैं क्लियर है। अब इस फर्क को समझिए आप लोग कि यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में क्या फर्क है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि यूएमएल का केस टूल बनाने वाला सबसे पहली जो कंपनी थी वो कौन सी थी? बताइए। रैशनल कॉर्पोरेशन। वेरी गुड, रैशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, परफेक्ट। रैशनल कॉर्पोरेशन, पहले तो रैशनल कॉर्पोरेशन था, फिर उसके बाद आईबीएम ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो जब हम यूएमएल की प्रैक्टिसेस के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम यूएमएल की प्रैक्टिसेस के लिए यानी यूएमएल को अप्लाई करने के लिए रैशनल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो उस टाइम पे इस लाइफ साइकिल को हम यूएसडी नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस कहेंगे या रम कहेंगे। आ रही है बात समझ में? जब हम यूएमएल की प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए रैशनल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे यानी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म के अंदर या कंप्यूटराइज्ड केस टूल के अंदर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो हमारे मॉडल का नाम यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि हमारे मॉडल का नाम क्या होगा? हमारे मॉडल का नाम होगा रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, या यू स्टिल हैव कंफ्यूजन इन दिस? इसमें है कंफ्यूजन तो पूछे मुझसे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट भी आप, ये क्लियर है आप सबको? अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है? लास्ट टाइम किसको प्रॉब्लम आया था? दानिश पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था मुझसे? क्लियर हो गया अब रब का और यूएसडी का फर्क सबको?
ठीक है, चलें अब थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं और अपनी ऑफिशियल जो विजुअल मॉडलिंग विद रोज की किताब है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इन्होंने जो थर्ड वाला फीचर है यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल, उसको थोड़ा सा इन्होंने इधर इलैबोरेट किया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास मल्टीपल इटरेशंस हो सकती हैं एंड व्हाट दे आर शोइंग ऑन द स्क्रीन इज वन ऑफ द इटरेशंस। वो शो कर रहे हैं, वो क्या शो कर रहे हैं, वो एक इटरेशन जो है वो शो कर रहे हैं। ये स्लाइड नजर आ रही है सबको? देखिए इटरेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हाई रिस्क एरिया है, हाई रिस्क एरिया है उसको हम पहले एड्रेस करें, उसको हम पहले खत्म करने की कोशिश करें। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस होंगे इसके आपके ख्याल में? एनी आइडिया? माइक खोल के भी जवाब दे सकते हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, ठीक है। इस स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है कि रिस्क की बहुत बात हो रही है। डिफाइंड इटरेशन टू एड्रेस द हाईएस्ट रिस्क, सही है। तो हाई रिस्क एरिया को पहले केटर करने का जो सबक दिया जा रहा है वो सबक क्यों दिया जा रहा है आप लोगों को, मेरा ये आपसे सवाल है। क्यों आपको कहा जा रहा है कि हाई रिस्क एरिया को पहले जो है वो एड्रेस करें? दैट इज द क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर डाउन होने से बच जाएगा, कैसे डाउन होने से बच जाएगा? माइक खोल के कोई समझाने की कोशिश मुझे करेगी क्या एक्चुअली क्या बात हो रही है? Come on, you people can open up the mics so that we can take care of the biggest risk first. Very good, excellent. So if we take care of the biggest risk first, how would it gonna make our jobs easier? Or how would it gonna make our lives easier? जी दुर्लभ ये बताइए। जी सर, आगे चल के क्या कोई क्रैशेस होते हैं, कुछ मसला आता है बिजनेस लॉजिक में कुछ भी, तो उसकी वजह से सबसे कम नुकसान होता है कि उसके इटरेटिव है तो एक फेज में एक दफा पहले बनेगा, फिर दूसरा फेज स्टार्ट होगा, फिर तीसरा फेज स्टार्ट होगा। तो जब तक हम लोग तीसरे चौथे तक फेज तक पहुंचेंगे तो ज्यादातर सारे जितने बड़े रिस्की जो रिस्क आइडेंटिफाइड होंगे वो सारे टेक केयर हो चुके होंगे मेजोरिटी। सो ऑलमोस्ट 60-70% रिस्क टेक केयर हो जाएगा, तो मेजोरिटी हो जाएगा, तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म में आसानी करेगा हमारे लिए। वेरी गुड, ये बात समझ में आती है जो दुर्लभ ने कही है सबको? सर आवाज साफ नहीं आई उनकी। अच्छा चलो मुझे आप ये बताओ कि
मुझे आप ये बताओ कि आप लोगों में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जिसके सेशनल बनते हैं 25, 30, 35, और एक स्टूडेंट होता है जिसके सेशनल जो है वो बनते हैं 51 या 52, 60 में से। तो इन दोनों स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? सर एक को फाइनल में पास होने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरे को कम। जवाब है कि एक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक को कम करनी पड़ेगी। अब जिसने सेशनल में ज्यादा मेहनत कर ली उसने क्या करा? उसका ग्रेड अच्छा आ जाएगा। उसका ग्रेड तो अच्छा आ ही जाएगा, लेकिन उसने करा क्या है? उसने एक तरीके से अपने आप को सिक्योर कर लिया। सर उसने बड़ा रिस्क पहले सॉल्व कर लिया। उसने बड़ा रिस्क पहले ले लिया, टाइम पर पढ़ लिया। अब उसके लिए फाइनल में पास होना एक फॉर्मेलिटी है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जिस बच्चे ने 25 नंबर लिए हुए हैं उसको नहीं पता कि उसके फाइनल में 35 नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। उसके सर पे एक लटकती तलवार है, पास होगा या नहीं होगा। पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उसको दोबारा अगले सेमेस्टर में वो वाला कोर्स फिर से रिपीट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस हमें ये सबक देती है या हमें ये चीज सिखाती है कि हम हाई रिस्क एरिया को पहले अटैक करें। सॉफ्टवेयर में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसका नाम सुना है कभी किसी ने कि व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट? नहीं सुना। रेफरेंस पॉइंट वो स्टेज होता है जहां पर जाकर हम अपना सॉफ्टवेयर डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, यानी हम हार मान लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अब हम नहीं बना सकते। ठीक है, उसका रिस्क इतना बढ़ जाता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमने ये सॉफ्टवेयर बनाना ही नहीं है। हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने ये वाला सॉफ्टवेयर बनाना ही नहीं है। ठीक है, दुनिया में आज भी जितना सॉफ्टवेयर बनता है उसमें 22% सॉफ्टवेयर जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट पे जाता है। वो किस पे जाता है? रेफरेंस पॉइंट पे जाता है। क्लियर है ये बात सबको? यानी पूरी वर्ल्ड में जितना सॉफ्टवेयर बनता है, एक स्टैंडर्ड्स ग्रुप एक इदारा है जो रिपोर्टिंग करता है उस चीज की। तो स्टैंडर्ड्स ग्रुप ये कहता है कि तकरीबन दुनिया में जितना सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसका 22% जो है वो फेल हो जाता है, और हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाना। ये बात समझ में आ गई सबको? इसकी क्या एग्जांपल दो बेटा, ये तो एक रिपोर्ट का फैक्ट है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर
मतलब रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचा हो, उसकी कोई एग्जांपल देते हैं, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर? नॉटल कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। नॉटल कंपनी का नाम सुना है? नॉटल कंपनी ने वॉइस रिकग्निशन पे बहुत काम किया, अरबों रुपया लगाया, सही है, लेकिन वो वॉइस रिकग्निशन के अंदर कभी भी टॉलरेंस रेट को इम्प्रूव नहीं कर सके। आज भी ये मसला मौजूद है। आप अपना स्पीचिंग असिस्टेंट जो है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी इंस्टॉल करें और आप उससे बोल के टाइप करने की कोशिश करें, आपकी टाइपिंग के अंदर कम से कम 10% की मिस्टेक्स आएंगी। आपकी स्पीक को जो टाइप में कन्वर्ट करेगा उसमें 10 to 20% की गलतियां आएंगी, जिसको सही करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्पीच टू टेक्स्ट या वॉइस रिकग्निशन के आज भी जो सॉफ्टवेयर हैं उनके रिस्क फैक्टर को हम एलिमिनेट नहीं कर सके। तो दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो स्टार्ट होते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, बंद कर देते हैं। एक बंदा सोचता है मैं बहुत हटे बच्चों किस्म की जो है वो प्रोडक्ट बनाऊंगा, हर चीज को आपस में लिंक कर देगी, लेकिन वो लिंक नहीं हो पाता, वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ चला जाता है। आपके आईडी कार्ड जो बनाए गए थे नादरा ने, वो स्मार्ट कार्ड्स बनाए थे। इस स्मार्ट कार्ड्स के साथ इनका पूरा प्लान था कि मेडिकल को इसको लिंक करेंगे और मेडिकल के साथ जो है वो बैंक्स को इसको लिंक करेंगे और टैक्स को इसको लिंक करेंगे, हेल्थ को इसके साथ लिंक करेंगे। सारे उन्होंने प्लान्स देखे थे। वो कुछ प्रोजेक्ट शुरू भी हुए लेकिन वो सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट पे चले गए। हो सकता है आगे जाके वो हो जाएं, लेकिन बज़ाहिर फिलहाल वो किस पे चले गए? वो रेफरेंस पॉइंट पे चले गए। आज हर पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि उसके शनाख्ती कार्ड में जो चिप दी हुई है वो क्यों दी हुई है और उससे क्या हासिल होगा। उससे सिर्फ हम थंब रिकग्निशन कर पा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ थंब रिकग्निशन करना तो उसका पर्पस नहीं था। उसका पर्पस तो इससे कहीं ज्यादा वसी था, लेकिन वो वसी पर्पस जो है फुलफिल हो ही नहीं सका। आ रही है बात समझ में? तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर दुनिया में, तकरीबन 20-22% सॉफ्टवेयर रेफरेंस पॉइंट की तरफ जाता है। ठीक है जी, और कोई सवाल? यानी सॉफ्टवेयर डिस्कार्ड हो जाता है, फेल हो जाता है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ। यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस आपसे ये कह रहा है कि आप हाई रिस्क एरिया को पहले अटैक कर लें। जिसने हाई रिस्क एरिया पहले बना लिया उसको क्या फायदा होगा? उसके लिए आगे का सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाएगा। वेरी गुड, फसी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और अगर खुदा ना खास्ता वो हाई रिस्क एरिया में ही फेल हो गया तो सॉफ्टवेयर रेफरेंस पॉइंट पे चला जाएगा, लेकिन रिसोर्सेज कितने खर्च हुए होंगे? रिसोर्सेज कम खर्च हुए होंगे। तो यूएसडी या रब का एडवांटेज ये है कि अगर रेफरेंस पॉइंट की तरफ सॉफ्टवेयर जा रहा है तो उस रेफरेंस पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन बहुत अर्ली हो जाती है। जब वो अर्ली हो जाती है तो हमारे रिसोर्सेज भी क्या हुए होते हैं? हमारे रिसोर्सेज भी कम खर्च हुए होते हैं। इज दैट क्लियर?
जी यहां तक कोई सवाल? जी यहां तक कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है? जी हाँ, अगर देखो एक सॉफ्टवेयर बन गया, वेल एंड गुड, मैं बनाता रहूंगा यूएसडी लैब से। अगर मुझे पता है ये काम मैं कर ही नहीं सकता, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि दुनिया में 20% सॉफ्टवेयर आज भी फेल होता है, तो इसमें कम से कम उसके फेल होने का जो वक्त है वो पहले डिसाइड हो जाएगा। अगर मैं वाटरफॉल या स्पाइरल या इंक्रीमेंटल यूज कर रहा हूँ तो उसमें उसके फेल होने का वक्त बहुत लेट आइडेंटिफाई होगा। वक्त पहले आइडेंटिफाई हो जाएगा तो मेरा खर्चा भी क्या होगा? मेरा खर्चा भी कम होगा। आ रही है बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो दुनिया में कोई भी काम, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं, जो बंदा मुश्किल काम को पहले करेगा वो जिंदगी में कामयाब रहेगा। आप समझ रहे हो? छोटी सी मिसाल, आपको अपना यूनिवर्सिटी का जो है वो काम करना है। आप यूनिवर्सिटी, अभी तो पेंडेमिक हुआ है, बंद हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुलवा दे, लेकिन केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। स्कूल्स भी मुलतवी कर दिए गए वापस से। लेकिन घर पहुंचने के बाद अगर जो यूनिवर्सिटी का काम है वो जिस बच्चे ने 6 बजे तक कर लिया, तो 6 से 11 बजे तक उस बच्चे का एटीट्यूड क्या होगा? चिल होगा, रिलैक्स्ड होगा, बनिस्बत उसके वो जो 11 बजे अपने दोस्त को एसएमएस कर रहा होगा, दादा असाइनमेंट बना दिया, भाई को भेज दे यार। सही है? और फिर खवातीन है वो तो बहुत इसमें तो नंबर 1 है, वो फोन करी होंगी, भाई प्लीज मुझे असाइनमेंट दे दो। तो बजाय इसके कौन कामयाब बंदा कौन है? वो है जो 6 बजे से पहले पहले काम खत्म कर रहा है। बात आ रही है समझ में? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मजे की बात ये, आप भाई लोग बेवकूफ बन भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला तुम लोगों को अकल नहीं देता। पता नहीं क्या घास चढ़ते हो या क्या करते हो। खैर ये बेवकूफ हमारे जमाने में हम भी बनते थे, तो अब आप लोग बन जाओ, खैर हो गई। ठीक है भाई, कोई सवाल यहां तक? चले जी अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये कहता है कि भाई जितने इटरेशंस आपने करने हैं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल है, तो इसका मतलब है सारा काम एक साथ नहीं होगा, काम छोटी छोटी इटरेशंस में होगा। तो इस स्लाइड को गौर से देखें, वो आपसे कहता है भाई ऐसी इटरेशन रखो पहली जिसमें रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा है, दूसरी वाली इटरेशन ऐसी रखो जिसमें अब सबसे ज्यादा है, तीसरी वाली ऐसी रखो जिसमें अब सबसे ज्यादा है। आगे की इटरेशन खुद ही आसान हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में? अब इस डायग्राम को देखिए, इसमें कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। गौर से देखें इस डायग्राम में एक एक चीज। रिस्क एलिमिनेट हो गया, दोबारा रिस्क जो है वो रीअसेस हो रहा है।
सारे रिस्क तो खत्म नहीं हुए ना, वो रिस्क खत्म हुए जो इस इटरेशन से रिलेटेड थे, वो रिस्क बाहर गया। अब क्या हुआ, रिवाइज हुआ रिस्क असेसमेंट, रिवाइज हुआ प्रोजेक्ट प्लान। अब अगली इटरेशन जिसमें आप सबसे ज्यादा रिस्क है, सही है। ये तो इनिशियल प्रोजेक्ट है, फर्स्ट वाली इटरेशन थी। फिर ये वाली हर इटरेशन क्या करेगी, कुछ रिस्क को बाहर निकालेगी, फिर अगली इटरेशन डिफाइन होती रहेगी। क्लियर है भाई? तो शुरू में आपका जो रूल ऑफ थंब होना चाहिए वो ये होना चाहिए, डिफाइन इटरेशन टू एड्रेस द हाईएस्ट रिस्क। वो चीज पहले उठाओ जो सबसे मुश्किल है, उसको प्लान करो, उसको डेवलप करो, असेस करो इटरेशन को, क्या रिस्क बाहर चला गया, वेल एंड गुड, जाने दो, रिवाइज करो रिस्क असेसमेंट को, रिवाइज करो प्रोजेक्ट प्लान को। अब अगली इटरेशन उठाओ जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है। अच्छा, कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि हमें पता होता है कि एक इटरेशन में सबसे ज्यादा रिस्क है, लेकिन हम उसको चाहते हुए भी सबसे पहले एड्रेस नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है, कौन बताएगा? मुझे पता है कि ये वाला काम इस सॉफ्टवेयर बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये वाले काम को पहले नहीं कर पाता। वजह सर कोई प्रीरेक्विजिट की वजह से हो सकता है। थोड़ा जोर से बोलो। वेरी गुड, अली अफजल का जवाब बिल्कुल सही है, वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट होता है। तो भाई मुझे वो डिपेंडेंट चीज तो पहले करनी है ना। मुझे तो पता है कि कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को उस वक्त तक नहीं बना सकता जब तक कोर्स एंटर करने वाला पार्ट ना बन गया हो। और कोर्स एंटर करने वाला पार्ट आसान है, लेकिन मुझे मजबूरी के तौर पे क्या करना पड़ेगा, पहले कोर्स एंटर करने वाला पार्ट बनाना पड़ेगा, फिर मैं जो हूं कोर्स रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट बनाऊंगा। आ रही है बात समझ में? तो डिपेंडेंसीज के केसेस में या डिपेंडेंट एक्टिविटीज के केसेस के अंदर ना चाहते हुए भी हम हाई रिस्क एरिया को शुरू में एड्रेस नहीं करते। क्लियर है ये पॉइंट सबको? चले, वेरी गुड। अब इस डायग्राम को देखें। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसको आप गौर से देखिए और मुझे बताएं क्या समझ में आता है। टेक योर टाइम। जी दरलाब साहब बोले, माइक खोले, पूछे क्या कह रहे हैं। जी सर, इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि चार फेजेस बताए हुए इंसेप्शन के, मतलब कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें तो इंसेप्शन में आप कौन कौन से ज्यादा काम करेंगे, जैसे प्रोसेस वर्क फ्लो में बिजनेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट और एनालिसिस वगैरह दिया हुआ है। तो बिजनेस मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट ज्यादा पहले इंसेप्शन में होगा, फिर एलोब्रेशन की तरफ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन एनालिसिस ऑफ डिजाइन एलोब्रेशन से ही स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट। वैसे ही अगर आप देखें सपोर्टिंग वर्कफ्लो में इसमें मैनेजमेंट और एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट सिर्फ पहले ही इंसेप्शन में होगा, उसके बाद एनवायरमेंट जब सेटअप हो गया तो उसके बाद जरूरत नहीं है एनवायरमेंट, आपकी सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट कौन सा सेलेक्ट करना है, पीछे बैकएंड पे क्या चीजें यूज करनी है। तो इस तरीके से ये डिफाइन किया गया है कि कैसे सारी चीजें होनी है वेरी गुड, अलोंग द फेजेस ऑफ ऑपरेशन। सही है, परफेक्ट। लेकिन इसमें देखो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की है। दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स जिनको फेजेस कह रहे थे वो ये थे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन।
दूसरे प्रोसेस मॉडल इनको फेजेस कह रहे थे। यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने 4 फेजेस फिक्स कर दिए, इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। ये इसके 4 फेजेस हैं। और लाइफ साइकिल्स या और मॉडल्स जिसको फेजेस कहते थे उसको ये नाम दे रहा है, या उसको क्या कह रहा है, ये उसको ये प्रोसेस वर्कफ्लोस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रोसेस वर्कफ्लोस कह रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है? उसको ये फेजेस का नाम नहीं दे रहा। सपोर्टिंग वर्कफ्लोज में और प्रोसेस वर्कफ्लोज में क्या फर्क होगा आपके ख्याल में? सर जो वर्कफ्लोज हैं वो उसको नीचे वाले जो सपोर्टिंग वर्कफ्लोज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आप एनवायरनमेंट की एग्जांपल लें तो एनवायरनमेंट आप तभी सेटअप करेंगे, सिर्फ एक ही दफा सेटअप करेंगे जैसे जब आप स्टार्ट करें कोई प्रोजेक्ट, उसके तो बाद आपको बार बार वो चीजें करनी पड़ती। क्या हमने सपोर्टिंग वर्कफ्लो से रिलेटेड कोई चीज पढ़ी है? पढ़ी थी, आई थिंक पढ़ी होगी, आई एम नॉट श्योर। देखो अम्ब्रेला एक्टिविटीज मैंने आप लोगों को बताई थी, याद है? जी जी हाँ, अम्ब्रेला एक्टिविटी तो किसी भी फेज में आकर कर सकती है। उसको यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं? सपोर्टिंग वर्कफ्लोज कहते हैं। ये वो एक्टिविटीज है जो किधर भी आकर कर सकती हैं। आप देखिए हर जगह आकर हो रही हैं। ये पहाड़ी जो बनी हुई है ना, ये पहाड़ी काम बता रही है, तो ये किसी भी जगह पे आकर कर सकती है। ठीक है, तो बेसिक फर्क दोनों में ये है। अच्छा, 1 मिनट से कम रह गया, अब मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। आप लोग भी नमाज पढ़ लें, कुछ खाना वाना हल्का फुल्का खा लें या पूरा खाना खा लें जो आपको सही लगे। उसके बाद फिर यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी घड़ी में अभी टाइम हो रहा है 1:22, तो 1:45 तक मैं आता हूँ। ठीक है भाई, आप लोग भी 1:45 तक ज्वाइन करें इंशाल्लाह। सही है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू। फिर यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन है, तो इसको क्लियर करते हैं।